नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में जो टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ये वर्ण विचार भी इसको कहा जाता है कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों का वर्गीकरण क्या है, उनका उच्चारण स्थान क्या है, इन सभी का हम विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक शब्द है पानी। उदाहरण के तौर पे हम एक शब्द लेते हैं पानी। पानी के हमने पा और नी दो टुकड़ों में इनको विभाजित किया, लेकिन इनके और टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे प, आ, न और ई। टुकड़े करने का अर्थ है शब्दों के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना। टुकड़े किए प, आ, न और ई। अब इन वर्णों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। यही ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हिंदी के अंदर, हिंदी में बात की जाए, हिंदी भाषा के अंदर बात की जाए, तो ये वर्ण ध्वनियाँ सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार की होती है। हिंदी भाषा में वर्ण ध्वनियाँ सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक स्वर ध्वनियाँ होती है, एक व्यंजन ध्वनियाँ होती है। स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण हिंदी में होते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ण या ध्वनियों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों से मिलकर ही भाषा का निर्माण होता है। ये भाषा निर्माण का एक सिद्धांत है, तरीका है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वर्ण हैं वही भाषा के मूल होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्णों के बिना ना तो शब्द बन सकते, और शब्द ही नहीं बन सकते तो वाक्य और भाषा कैसे बनेगी। इसलिए वर्णों को हम भाषा का मूल भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। वर्णों को अगर हम मौखिक रूप से उच्चारित कर रहे हैं तो ध्वनियाँ उनको कहते हैं, लेकिन उनको हर बार मौखिक रूप से उच्चारित नहीं करना पड़ता, कभी कभी उनको लिखना भी पड़ता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण ही कहलाते हैं, पर वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्णों को जिस रूप में लिखा जाता है वो लिखने के लिए उनके चिन्ह हम मान लेते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, हिंदी जो भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही साथ देवनागरी लिपि के अलावा हिंदी भाषा को कैथी और महाजनी लिपियों के अंदर भी लिखा जाता है। हमने बात की वर्ण क्या होते हैं, तो वह छोटी से छोटी इकाई भाषा की जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के लिखित रूप को अपनाने के लिए किस रूप से लिखा जाए उसके लिए लिपि की आवश्यकता होती है। और आगे हम देखते हैं अब वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के हमने दो भेद किए, स्वर और व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण पहले देखते हैं, उसके बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। स्वर क्या होते हैं? तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री और ए, ऐ, ओ और औ। कुल 11 स्वर। एक अंग्रेजी से आगत स्वर भी माना जाता है, वो है ओ।
जिसे हम अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हीं में काम में लेते हैं, जैसे डॉक्टर, ऑस्कर इत्यादि जो शब्द हैं उनमें हम ओ स्वर को काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। हम यहाँ एक बात और बता देते हैं कि हमारे जो 11 स्वर हैं उनमें से ये वाला स्वर ऐ और औ, ये दोनों स्वर जो है मूल स्वर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वह अपभ्रंश से बनी है, अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश से विकसित होने की वजह से ये दोनों शब्द अपभ्रंश के अंदर नहीं थे, इसलिए इनको मूल स्वरों में नहीं माना जाता। साथ ही साथ जो संस्कृत का री स्वर है उसका अब हिंदी में हम शुद्ध प्रयोग नहीं करते हैं, उनका प्रयोग हम रे और री के रूप में करते हैं, री जैसा। इसलिए इनके उच्चारण रूप में प्रयुक्त होता है, री के रूप में इनका उच्चारण होता है। इसलिए ये संस्कृत के ऋतु, ऋषि, ऋण आदि शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है, री स्वर का। अब हम स्वरों के भेद देखते हैं। स्वरों के भेद, एक एक भेद का हम वर्णन करेंगे और कौन कौन से स्वर हैं वो किस में आते हैं वो हम देखते हैं। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल का मतलब है उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनकी एक ही मात्रा हो, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, इनकी मात्रा 2 होती है। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के हैं, संधि स्वर और संयुक्त स्वर। संधि स्वर सजातीय स्वर ही मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, वहाँ संधि स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर जो 2 विजातीय स्वर मिलकर स्वरों का निर्माण करते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। संधि स्वर में आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। और संयुक्त स्वरों में ए है, आई है और ओ है, क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग विजातीय स्वरों से मिलकर हुआ है। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमने बात की अभी, प्लुत स्वर के उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा, तो वो प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, ओम का उच्चारण हमने काफ़ी जो है खींच के किया, शब्दों को, श्वास को खींच के किया, तो ये प्लुत स्वर कहलाता है और इसकी मात्रा 3 होती है। अगला जो वर्गीकरण है वह है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, कि जब स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो जिह्वा का कौन सा भाग सक्रिय है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। पहला जो भाग है वह है अग्र भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। अग्र भाग से जो उच्चरित होने वाले स्वर हैं वे हैं ई, ए, आई और री। मध्य स्वर, जिह्वा का मध्य भाग से उच्चरित होने वाला स्वर है ए, और जिह्वा की पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर हैं आ, उ, ओ, औ और ओ। ये है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। आगे है ओष्ठाकृति के आधार पर, कि जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो होठों की आकृति किस प्रकार की बनती है, उसके आधार पर भी हम 2 भागों में इनको बांट सकते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर का अर्थ है कि जब होठ गोल रूप में आकृति बनाए, जैसे ऊ है, ऊ है, ओ है और आ है, तो इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं। साथ ही साथ अवृत्ताकार का अर्थ है कि वृत्त की आकृति के अलावा किसी भी आकृति में होठ खुले, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है।
और इनके अंदर आते हैं ए, आ, ई, ए, ऐ और री। ये अवृत्ताकार स्वर हैं। अगला भेद देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर कि हम मुख के कौन से हिस्से से स्वरों का उच्चारण हो रहा है, उन्हें हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। इसके 4 भेद हैं। कंठे, कंठे जो स्वर हैं ए और आ है। तालव्य ई, ए और ऐ है। मूर्धन्य री है। ओष्ठे उ और औ है। इस प्रकार ये मुखाकृति के उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण है। अगला जो वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर कि मुख की आवृत्ति किस प्रकार होती है। दोस्तों दोबारा देख लें, कंफ्यूज नहीं हो। पहले हमने किया उच्चारण काल के आधार पर कि उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर हमने 3 भेद किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में दूसरा हमने भेद किया जिह्वा की सक्रियता के आधार पर कि हमारी जो जिह्वा है उसका कौन सा भाग सक्रिय है। तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीसरा जो भेद था ओष्ठाकृति के आधार पर कि होठों की आकृति किस प्रकार बनती है, उसमें हमने 2 भेद किए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसके अलावा चौथा भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर कि कहाँ से किस मुख विवर में किस स्थान से इनका उच्चारण हो रहा है। कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है या अन्य जगह से इनका उच्चारण हो रहा है। वो हमने 4 भागों में बांटा, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठे। अब है मुखाकृति के आधार पर यानी मुख की आकृति किस प्रकार की बनती है स्वरों का उच्चारण करते समय, उसके आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वह है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत का अर्थ होता है खुलना, तो जहां पर मुख पूर्ण रूप से खुले वे विवृत स्वर कहलाते हैं। और विवृत स्वर हमारा है एक, ओनली आ जो है विवृत स्वर है। दूसरा है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का अर्थ है आधा खुलना, तो आधा खुलता है जब ए का उच्चारण करते हैं, ऐ का, औ का और ओ का, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख आधा खुलता है। इसके बाद में इसका भेद है संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है बंद होना, तो इन संवृत स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख बंद होता हुआ प्रतीत होता है। बंद नहीं होता है लेकिन प्राय बंद होता हुआ नजर आता है। वो स्वर हैं ई है, ऊ है और री है। ये 5 स्वर है, ये संवृत स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा अगला है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर का मतलब है मुख आधा बंद होता हुआ दिखे। इसमें 2 ही व्यंजन स्वर हैं, ए और औ। इस प्रकार ये भेद हुआ। अब कुछ संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं, जैसे कंठ और तालु। कंठ और तालु में ए और औ जो स्वर हैं ये कंठ और तालु कहलाते हैं, क्योंकि ए और ई से मिलकर ए बनता है, तो ए का तो कंठ और ई का तालु है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा जाता है। इसी प्रकार ओ और औ जो है कंठ ओष्ठ्य स्वर होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ए और उ से मिलकर और ए और ओ से मिलकर होता है। ए का उच्चारण कंठ होता है और उ का उच्चारण ओष्ठ्य होता है, इसलिए इनको कंठ ओष्ठ्य ध्वनियां या स्वर कहा जाता है। आगे देखें, ये स्वरों का सारा हमने वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं कि अयोगवाह स्वर भी होता, अयोगवाह ध्वनियां भी होती है। अयोगवाह ध्वनियां अन और अह, इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण हम ए की सहायता के बिना नहीं कर सकते, इसलिए इनको अयोगवाह ध्वनियां कही जाती हैं। अन और अह अयोगवाह ध्वनियां हैं। अनुनासिक ध्वनियां क्या होती है? अनुनासिक ध्वनियां वे होती है कि जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, तो उनको हम अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। अनुनासिक यानी मुख और नासिक के दोनों से ही वायु बाहर निकले, वे अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है, जैसे आ, ओ, ई आदि।
निर्नुनासिक ध्वनियां। निर्नुनासिक ध्वनियों का अर्थ है कि जिनका उच्चारण करते हुए, जिनको बोलते समय वायु सिर्फ और सिर्फ मुख से ही बाहर निकले, उन्हें निर्नुनासिक ध्वनियां कहते हैं। साथ ही साथ जो स्वर हैं उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहा जाता है। स्वर हैं उनको अल्प प्राण ध्वनियां कहा जाता है। और जो स्वर हैं इनको घोष या सघोष ध्वनियां भी कहा जाता है। घोष या सघोष ध्वनियां भी कहा जाता है। तो ये हमने वर्ण विचार में वर्ण क्या होते हैं ये हमने देखा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये देखा। साथ ही साथ वर्णों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है व्यापक रूप से, लेकिन कहीं कहीं केती और महाजनी लिपि में भी लिखी जाती है, लेकिन ये बहुत ही सीमित मात्रा में लिखी जाती है। स्वरों का हमने वर्गीकरण किया, इस प्रकार हमने देखा। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने यहाँ पर बताया, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने सारे ही जो है स्वरों के बारे में यहाँ डिस्कशन कर लिया।